बेटे के साथ स्कूल का सामान लेकर रेखा घर आने के लिए ऑटो ढूंढने लगी, लेकिन इतनी कड़क धूप में भी कहीं ऑटो मिल ही नहीं रहा था। अरे कितनी धूप है, बारिश पता नहीं कब आएगा। लगता है इस बार भी अगले साल की तरह बारिश बहुत कम ही आएगा। कैसे कैसे यह गर्मी कटी, लेकिन जुलाई शुरू हो गया, बारिश का कोई अता पता ही नहीं। कितनी बार कहा था इनसे कि मुझे छोड़ देना और आते वक्त फिर आ जाना, लेकिन इन्हें तो हमारी बिल्कुल फिक्र ही नहीं। तभी बेटा अंश आइसक्रीम खाने की जिद करने लगा। नहीं, कोई आइसक्रीम वाइसक्रीम नहीं, बीमार हो जाओगे तो लेने के देने पड़ जाएंगे। जैसे तैसे करके रेखा घर तो पहुंच गई, लेकिन बेल बजाने पर अंदर से कोई जवाब ही नहीं मिल रहा है, जबकि शेखर घर पर ही मौजूद है। गुस्से से आग बबूला होकर उसने बेल के बटन को दबाए ही रखा ताकि शेखर परेशान हो जाए। 2 मिनट बाद शेखर भागता भागता हुआ आया और दरवाज़ा खोलकर खींचकर कहने लगा, क्या यार, रेखा चाबी लेकर गई थी ना, तो दरवाज़ा खुद खोल नहीं सकती थी? खामखा मेरी नींद खराब कर दी। इस घर में मुझे चैन नहीं मिलेगा। पीहू ने तो परेशान नहीं किया, लेकिन तुमने आते ही नींद तोड़ दी मेरी। और वैसे भी रौब झाड़ने का तुमने कभी मौका ही नहीं छोड़ रखा है रेखा। मैं तो तुमसे तंग आ चुका हूँ। शेखर की बातों का पलटवार करते हुए रेखा घर के अंदर प्रवेश करते हुए बोली, तुम क्या तंग आओगे? असल में तो मैं तुमसे तंग आ चुकी हूँ। और बस बस रहने दीजिए। आपने कितने बहाने बना लिए ना, मैं देख रही हूँ। मैं कोई तुम्हारी नौकर नहीं हूँ जो दिन भर में ही खटती रहूँ। अब अंश का यह काम तुम भी कर सकते थे, लेकिन नहीं, मैं ही सब कामों के लिए बनी हूँ। घर का काम करूँ, नौकरी करूँ, बच्चा देखूँ। बस रेखा, ज़्यादा मत बोलो। वैसे भी तुम जानती हो कि मैं बहुत कम सोता हूँ। जब तक यह टेंशन सर से हटती नहीं, मुझे नींद कहाँ आएगी? और अभी 10 मिनट पहले ही मेरी आंख लग गई। बेचैनी सी हो रही थी, थोड़ा सा सो गया, तुम्हें वहाँ भी चैन नहीं मिला। बात आई और गई। ऐसे ही समय सरकता जा रहा था। उस दिन शुक्रवार था और रेखा ने अपने ऑफिस से छुट्टी ले रखी थी। शेखर भी घर पर ही रहता था। उस दिन शुक्रवार था और रेखा ने अपने ऑफिस से छुट्टी ले रखी थी। शेखर भी घर पर ही रहता था। उस दिन शेखर ने दोपहर का खाना बनाने में काफ़ी मदद की थी रेखा की, लेकिन फिर भी रेखा बात बात पर चिढ़ जाती थी या शेखर से बहस कर लेती थी कोई ना कोई मुद्दा निकाल कर। दरअसल बात यह थी कि शेखर के पास कोई फ़िलहाल नौकरी नहीं थी। शाम को शेखर कहीं से लौटा था। यह क्या शेखर, तुम तो दिन ब दिन बेफिक्र होते जा रहे हो, कुछ चिंता है कि नहीं? शेखर के घर में घुसते ही तीखे स्वर में बोली थी रेखा। बहुत चिंता है मुझे, लेकिन तुम्हें कभी कुछ दिखाई नहीं देगा। अच्छा, ऐसा क्या कर रहे हो सुबह से? हर बात तुम्हें बतानी आवश्यक नहीं है, और कृपया मेरे काम में विघ्न मत डालो। शेखर ने झिड़क दिया तो रेखा चुप नहीं रह सकी। बताने को है भी क्या तुम्हारे पास? दिन भर बैठकर टीवी देखते रहते हो, काम धंधा तो कुछ है ही नहीं। मुझे तो लगता है कि तुम काम करना ही नहीं चाहते। प्रयत्न करने पर तो टेढ़े कार्य भी बन जाते हैं, पर काम ढूंढने के लिए हाथ पैर चलाने पड़ते हैं, लोगों से मिलना जुलना पड़ता है। तो अब तुम मुझे बताओगी कि काम ढूंढने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? ठीक कहा तुमने। मैं होती कौन हूँ तुमसे कुछ कहने वाली? मैं तो केवल घर बाहर पीसने के लिए हूँ। बाहर काम करके लौटती हूँ तो घर वैसे का वैसे पड़ा मिलता है। ओह, मैं तो भूल ही गया था कि अब तुम ही तो घर की कमाऊ सदस्य हो। मुझे तो सुबह उठते ही तुम्हें प्रणाम करना चाहिए और हर समय तुम्हारी सेवा में तत्पर रहना चाहिए। मैं अपनी तरफ से भरसक प्रयत्न भी कर रहा हूँ कि मैडम जी को कोई कष्ट ना पहुँचे। फिर भी कोई कोर कसर रह जाए तो क्षमा प्रार्थी हूँ। शेखर का व्यंगपूर्ण स्वर सुनकर छटपटा गई थी रेखा। क्यों इस प्रकार शब्द बानों के प्रयोग से मुझे छलनी करते रहते हो शेखर? अब तो यह तनाव मेरी सहन शक्ति को चुनौती देने लगा है। रेखा रो पड़ी थी। यह क्यों नहीं कहती कि बेरोजगार बैठे पति को तुम सह नहीं पा रही हो, दिन पर दिन कटखनी होती जा रही हो। क्रोधित स्वर में बोल शेखर घर से बाहर निकल गया था।
रेखा अकेली बिसूरती रह गई थी। माता पिता को आपस में लड़ते देख दोनों बच्चे अंश और पीहू अपनी किताबें खोलकर बैठ गए थे और कनखियों से एक दूसरे को देखकर इशारों से बातें कर रहे थे। शीघ्र ही इशारों का स्थान फुसफुसाहटों ने ले लिया था। मम्मी बहुत झगड़ा करती हैं। पापा कितना भी काम करें, मम्मी उन्हें चैन से रहने ही नहीं देती। पीहू ने अपना मत व्यक्त किया था। नहीं, पापा गंदे हैं। घर में काम करने से कुछ नहीं होता, बाहर जाकर काम करने से पैसा मिलता है और उसी से घर चलता है। मम्मी बाहर काम ना करे तो हम सब भूखे मर जाएं। अंश ने प्रतिवाद किया तो पीहू उस पर झपट पड़ी थी और 2-4 थप्पड़ जमा दिए थे। फिर तो ऐसा महाभारत मचा कि दोनों के रोने बिलखने पर ही समाप्त हुआ था। कोहराम सुनकर रेखा दौड़ी आई थी। वह पहले से ही भरी पड़ी थी। उसने दोनों बच्चों की धुनाई कर दी। रेखा बच्चों को मार पीट कर देर तक शून्य में ताकती रही थी, जबकि चारों ओर फैला अस्त व्यस्त सा उसका घर उसे मुंह चिढ़ा रहा था। मेरे हंसते खेलते घर को न जाने किसकी नज़र लग गई है, उसने सोचा और फफक उठी। कभी वह स्वयं को संसार की सबसे भाग्यशाली स्त्री समझती थी। आर्थिक मंदी के कारण शेखर की नौकरी क्या गई, घर की सुख शांति को ग्रहण ही लग गया था। वहीं से प्रारंभ हुआ था उनकी मुसीबतों का सिलसिला। 1 लाख प्रति माह कमाने वाले व्यक्ति के बेरोजगार हो जाने का क्या मतलब होता है, यह शेखर को कुछ ही दिनों में पता चल गया था। जो नौकरी रेखा ने शौकिया प्रारंभ की थी, इस आड़े वक्त में वही जीवन संबल बन गई थी। ना चाहते हुए भी उसे अनेक कठोर फैसले लेने पड़े थे। 2 BHK फ्लैट को छोड़कर वे साधारण सी कॉलोनी के 1 कमरे वाले फ्लैट में चले आए थे। पहले खाना बनाने, कपड़े धोने तथा घर व फर्नीचर की सफाई, बर्तन धोने वाले अलग अलग नौकरानियाँ थीं। अब घर में एक से ही काम चलाना पड़ रहा था। सबसे कठिन निर्णय यह था अंश और पीहू को महंगे अंतर्राष्ट्रीय स्कूल से निकालकर साधारण स्कूल में डालने का। रेखा शेखर ने बच्चों को यही समझाया था कि पढ़ाई का स्तर ठीक ना होने के कारण ही उन्हें दूसरे स्कूल में डाल रहे हैं। पर जब एक दिन अंश ने कहा कि वह माता पिता की परेशानी समझता है और अच्छी तरह जानता है कि वे उसे महंगे स्कूल में नहीं पढ़ा पाएंगे, तो शेखर सन्न रह गया था। रेखा के मुंह से चाहकर भी कोई बोल नहीं फूटा था। इस तरह की परिस्थिति में संघर्ष करने वाला केवल उनका ही परिवार नहीं था। शेखर के कुछ अन्य मित्र भी वैसे ही कठिनाइयों से जूझ रहे थे। वे सभी मिलते जुलते एक दूसरे की कठिनाइयों को कम करने का प्रयत्न करते। इस तरह हंसते बोलते बेरोजगारी का दंश कम करने का प्रयत्न करते थे। अपनी ओर से रेखा स्थिति को संभालने का जितना ही प्रयत्न करती, उतना ही निराशा के गर्त में गिरती जा रही थी। पूरे परिवार को अजीब सी परेशानी ने घेर लिया था। बच्चे भी अब बच्चों जैसा व्यवहार कहाँ करते थे। पहले वाली नित नई मांगों का सिलसिला तो कब का समाप्त हो गया था। रेखा को स्वयं पर ही गलानी हो गई थी। बिना मतलब बच्चों को ढूंढने की क्या आवश्यकता थी। न जाने उनके कोमल मन पर क्या बीत रही होगी। भाई बहनों में तो ऐसे झगड़े होते ही रहते हैं। कम से कम उसे तो अपने होश नहीं खोने चाहिए थे, पर नहीं, वह तो अपनी झल्लाहट बच्चों पर ही उतारना चाहती थी। रेखा किसी प्रकार उठकर बच्चों के पास पहुंची थी। अंश और पीहू अब भी मुंह फुलाए बैठे थे। रेखा ने दोनों को मनाया, पुचकारा। मम्मी को माफ़ नहीं करोगी तुम दोनों? बच्चों का रुख देखकर रेखा ने झटपट क्षमा भी मांग ली थी, पर यह क्या, डांट खाकर भी सदा चहकती रहने वाली पीहू फफक पड़ी थी। अब हमारा क्या होगा मम्मी? वह रोते हुए अस्पष्ट स्वर में बोली थी। क्या होगा का क्या मतलब है? और ऐसी बात तुम्हारे दिमाग में आई कैसे? वो पापा की नौकरी चली गई मम्मी, अब आप उन्हें छोड़ तो नहीं दोगी ना? पीहू ने भोले स्वर में पूछा था। क्या? किसने कहा यह सब? न जाने क्या उलझुल बातें सोचते रहते हो तुम दोनों। रेखा ने अंश और पीहू को झिड़क दिया था, पर दूसरे ही क्षण दोनों बच्चों को अपनी बाहों में समेटकर चूम लिया था। हम सबका परिवार है यहाँ, ऐसी बातों से कोई किसी से अलग नहीं होता। हम सबका बंधन अटूट है।
पापा की नौकरी चली गई तो क्या हुआ, दूसरी मिल जाएगी। तब तक मेरी नौकरी में मज़े से काम चल ही रहा है। कहाँ काम चल रहा है मम्मी? मेरे सभी मित्र यही कहते हैं कि अब हम गरीब हो गए हैं। ऐसा नहीं है बेटे, तुम्हारे पुराने स्कूल में ढंग से पढ़ाई नहीं होती थी, इसीलिए इसीलिए उसे बदलना पड़ा। रेखा ने समझाना चाहा था, पर अपने स्वर पर उसे स्वयं ही विश्वास नहीं हो रहा था। बच्चे छोटे अवश्य हैं, पर उन्हें बातों में उलझाना बच्चों का खेल नहीं था। कुछ ही देर में बच्चे अपना गृह कार्य समाप्त कर खा पी कर सो गए थे, पर रेखा शेखर की प्रतीक्षा में बैठे हुए उगने लगी थी। रात के 11 बज गए तो उसने मोबाइल उठाकर शेखर से संपर्क करने का प्रयत्न किया था। घर से रूठ कर गए हैं तो मनाना तो पड़ेगा ही, पर नंबर मिलाते ही खाने की मेज पर रखा शेखर का फ़ोन अचानक ही बजने लगा था। तो फ़ोन यही छोड़कर गए हैं। इतना गैर जिम्मेदार तो शेखर कभी नहीं थे। क्या बेरोजगारी मनुष्य के व्यक्तित्व को इस तरह बदल देती है? कब तक आंखें पसारी बैठी रहे वह शेखर के लिए? कल ऑफिस भी जाना है। इसी ऊहा-पोह में कब उसकी आंख लग गई पता ही नहीं चला था। दीवार घड़ी में 12 घंटों का स्वर सुनकर वह चौंक कर उठ बैठी थी। घबराकर उसने शेखर के मित्रों से संपर्क साधा था। रेखा ने शेखर के मित्र रंजीत के यहाँ फ़ोन किया तो फ़ोन उसकी पत्नी सुधा ने उठाया था। हाँ रेखा, कहो कैसी हो? सॉरी सुधा, इतनी रात गए तुम्हें तकलीफ़ दी, पर शाम 6 बजे के गए शेखर अभी तक घर नहीं लौटे हैं। तुम्हारे यहाँ आए थे क्या? कैसी तकलीफ़ रेखा? आज तो लगता है सारी रात आंखों में ही कटेगी। शेखर आए थे यहाँ। शेखर और रंजीत ने साथ चाय पी। गपशप चल रही थी कि अमन की पत्नी का फ़ोन आ गया कि अमन ने अपनी जान ले ली। दोनों साथ ही अमन के यहाँ गए हैं, पर उन्हें तुम्हें फ़ोन तो करना चाहिए था। शेखर अपना मोबाइल घर पर ही भूल गए हैं, पर अमन जैसा व्यक्ति ऐसा कदम भी उठा सकता है, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी। हुआ क्या था? पता नहीं, अमन ने अपनी जान ले ली। उसकी पत्नी से सब्जी लाने को लेकर तीखी झड़प हुई थी। उसके बाद वह तो पास के ही स्टोर में सब्जी लेने चली गई और घर पर अमन ने अपनी जान ले ली। हे भगवान, इतनी सी बात पर जान दे दी। बात इतनी सी कहाँ है रेखा? ये लोग तो आकाश से सीधे ज़मीन पर गिरे हैं। छोटी सी बात भी इन्हें तीर की तरह लगती है, पर इन्होंने एक दूसरे को सहारा देने के लिए संगठन बनाया हुआ है। कैसा संगठन, कैसा सहारा? जब अपनी ही समस्या नहीं सुलझती तो दूसरों की क्या सुलझाएंगे? सुधा लगभग रो ही पड़ी थी। रंजीत भैया फिर भी तकदीर वाले हैं सुधा, कि शीघ्र ही उन्हें दूसरी नौकरी मिल गई। रेखा के शब्द सुधा को तीर की तरह चुभे थे। तुमसे क्या छिपाना रेखा, रंजीत के चाचा जी की फैक्ट्री है। पहले से 1/3 वेतन पर दिन रात जुटे रहते हैं। ऐसा समय भी देखना पड़ेगा, कभी नहीं सोचा था। रेखा ने फ़ोन रख दिया था। रेखा की चिंता की सीमा न थी। इतनी सी बात पर अमन ने यह क्या कर डाला? अपनी पत्नी और बच्चे के बारे में भी नहीं सोचा। रेखा पूरी रात सो नहीं सकी थी। उसके और शेखर के बीच भी तो आए दिन झगड़े होते रहते हैं। वह तो दिन भर ऑफिस में रहती है और शेखर अकेला घर में। उससे आगे तो वह सोच भी नहीं सकी और फफक कर रो पड़ी थी। शेखर लगभग 10 बजे घर लौटे थे। यह क्या, कल 6 बजे घर से निकलकर अब घर लौटे हो? एक फ़ोन तक नहीं किया। रेखा ने देखते ही उल्हाना दिया था। क्या फ़र्क पड़ता है रेखा, मैं रहूं या ना रहूं? तुम तो अपने पाँव पर खड़ी हो ना। ऐसी बातें मुंह से फिर कभी मत निकालना। और किसी का तो पता नहीं, पर मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। रेखा फफक उठी थी। यह संसार ऐसे ही चलता है रेखा। देखो ना, अमन हमें छोड़कर चला गया, पर संसार अपनी ही गति से चल रहा है। न अमन के जाने का दुख है, ना ही उसके लिए किसी की आंखों में 2 आंसू। शेखर रो पड़ा था। पहली बार रेखा ने शेखर को इस तरह बेहाल देखा था। वह बच्चों के सामने ही फूट फूट कर रो रहा था। रेखा उसे अंदर लिवा ले गई थी। अंश और पीहू आश्चर्यचकित से खड़े रह गए थे। तुम दोनों यहीं बैठो, मैं चाय बना कर लाती हूँ। रेखा हैरान परेशान सी बच्चों को बालकनी में बिठाकर शेखर को सांत्वना देने लगी थी।
वह नहीं चाहती थी कि शेखर की इस मनोस्थिति का प्रभाव बच्चों पर पड़े। ऐसा क्या हो गया जो अमन हद से गुजर गया? पिछले सप्ताह ही तो सपरिवार आया था हमारे यहाँ। इतना हंसमुख और मिलनसार व्यक्ति अंदर से इतना उदास और अकेला होगा, यह भला कौन सोच सकता था? रेखा के स्वर में भय और अविश्वास साफ झलक रहा था। उत्तर में शेखर एक शब्द भी नहीं बोला था। उसने रेखा पर एक गहरी दृष्टि डाली थी और चाय पीने लगा था। अमन की पत्नी और बच्चों का क्या होगा? रेखा ने पुनः प्रश्न किया। वह अब भी स्वयं को समझा नहीं पाए थे। उसके पिता आ गए हैं, वही दोनों को साथ ले जाएंगे। पिता का अच्छा व्यवसाय है। रेखा की विचार श्रृंखला थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। अमन की पत्नी सैफाली अक्सर अपनी पुरातन पंथी ससुराल का उपहास किया करती थी। पता नहीं उन लोगों के साथ कैसे रहेगी। उसके दिमाग में उथल पुथल मची थी। कहीं कुछ भी होता था तो उनके निजी जीवन से कुछ इस प्रकार जुड़ जाता था कि वह छटपटा कर रह जाती थी। शेखर भी अपने माता पिता की इकलौती संतान है। वे लोग उसे बार बार अपने साथ रहने को बुला रहे हैं, पर रेखा का मन नहीं मानता। न जाने क्यों उसे लगता है कि वहाँ जाने से उसकी स्वतंत्रता का हनन होगा। और ऊपर से सास की ताका झाकी उसे अच्छी नहीं लगती, क्योंकि शेखर की माताजी कुछ ज़्यादा ही सेंसिटिव हैं कामों को लेकर। धीरे धीरे जीवन ढर्रे पर आने लगा था। केवल एक ही अंतर आ गया था। अब रेखा ने पहले की तरह कटाक्ष करना छोड़ दिया था। वह अपनी ही ओर से भरसक प्रयास करती कि घर की शांति बनी रहे। उस दिन ऑफिस से लौटी तो शेखर सदा की तरह कंप्यूटर के सामने बैठा था। रेखा, इधर आओ, उसने बुलाया था। वह रेखा को कुछ दिखाना चाहता था। अरे वाह, यह तो शुभ समाचार है। कब हुआ था इंटरव्यू? तुमने कुछ बताया ही नहीं। रेखा कंप्यूटर स्क्रीन पर एक जानी मानी कंपनी द्वारा शेखर का नियुक्ति पत्र देखकर प्रसन्नता से उछल पड़ी थी। इतना खुश होने जैसा कुछ नहीं है। एक तो वह आधे से भी कम वेतन देंगे, दूसरे मुझे दूसरे शहर जाकर रहना पड़ेगा। यहाँ उनका छोटा सा ऑफिस है अवश्य, पर मुझे तो उनके मुख्यालय में रहना पड़ेगा। यह तो और भी अच्छा है। वहाँ तो तुम्हारे माता पिता भी हैं। उनकी तो सदा से यही इच्छा है कि हम सब साथ रहें। मैं सोचता हूँ पहले मैं जाकर नई नौकरी ज्वाइन कर लेता हूँ। तुम पीहू और अंश के साथ कुछ समय तक यहीं रह सकती हो? नहीं, ना मैं अकेले रह पाऊँगी, ना ही पीहू और अंश। सच कहूँ तो यहाँ दम घुटने लगा है मेरा। मेरे मामूली सी वेतन से काम चल रहा है। तुम्हें तो उससे दोगुना वेतन मिलेगा। हम सब साथ चलेंगे। पीहू और अंश सुनते ही प्रसन्नता से नाच उठे थे। उन्होंने दादा दादी के घर में अपने कमरे भी चुन लिए थे। शेखर के माता पिता तो फ़ोन सुनते ही झूम उठे थे। वर्षों बाद कोई शुभ समाचार सुनने को मिला है, उसकी माँ भरे गले से बोली थी और आशीर्वादों की झड़ी लगाती थी। पर तुम्हारी स्वतंत्रता का क्या होगा? फ़ोन रखते ही शेखर ने प्रश्न किया था। इतनी स्वार्थी भी नहीं हूँ कि मैं केवल अपने ही संबंध में सोचूं। तुमने साथ दिया तो मैं भी सबके खिले चेहरे देखकर समझौता कर लूँगी। समझौता? इतने बुरे भी नहीं हैं मेरे माता पिता। आधुनिक विचारों वाले पढ़े लिखे लोग हैं और मुझसे अधिक मेरे परिवार पर जान छिड़कते हैं। इतना कहकर शेखर ने ठहाका लगाया तो रेखा को लगा कि इस खुशनुमा माहौल के लिए कुछ बलिदान भी करना पड़े तो वह तैयार है। दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त हो गई। साथ देखते हैं आज की दूसरी कहानी। एक तो इन मच्छरों ने अच्छे से नींद नहीं आने दी, लेकिन जैसे तैसे नींद मिली तो यह फ़ोन बज उठा। अब यह रात को कौन है जो मुझे फ़ोन कर रहा है? कल से फ़ोन बंद ही रखूँगा। विभूति ने चश्मा चढ़ाते हुए देखा तो बेटी नंदनी का फ़ोन था। हेलो बिटिया, क्या हुआ? सब कुछ ठीक है? उधर से रोने की आवाज़ आने लगी। नंदनी ने रोते हुए कहा, पापा कुछ भी ठीक नहीं है। आप जल्दी से मुझे लेने आ जाओ। अगर आप नहीं आए तो मैं मर जाऊंगी। विभूति घबरा कर बोला, बेटी नंदू, ऐसी बातें क्यों कर रही हो? पवन ने कुछ कहा है क्या? नंदनी बोले, पापा आप जल्दी आ जाना। अब मैं यहाँ रहना नहीं चाहती। मैं स्टेशन पर आपका इंतज़ार करूँगी। और फ़ोन कट गया। दोनों पति पत्नी बहुत परेशान हो गए। रमा ने रोते हुए कहा,
मैं आपको हमेशा से कहती रही हूँ कि एक बार नंदू से मिलकर आ जाते हैं, लेकिन आपको फुर्सत ही कहाँ है। विभूति ने कहा, मुझे लगता है दामाद ने ही नंदू को बहुत परेशान किया होगा। तब रमा ने रोते हुए कहा, अब मैं कुछ सुनना नहीं चाहती हूँ। आप जल्दी जाकर बेटी को ले आओ, न जाने वह किस हाल में होगी। अरे नंदू की माँ, अब रोना बंद कर, वह मेरी भी तो बेटी है। जितना दुख तुझे हो रहा है उतना ही दुख मुझे भी है। विभूति उसी समय निकल गया। उसके मन में बुरे विचार आने लगे थे। वह पुरानी यादों में खो गया। नंदिनी विभूति और रमा की इकलौती संतान थी। दोनों पति पत्नी नंदिनी को प्यार से नंदू कहकर पुकारते थे। उन्होंने उसकी हर ख्वाहिश पूरी की थी। नंदिनी की उम्र शादी लायक हो चुकी थी, इसीलिए विभूति को थोड़ी चिंता हुई। वह दौड़ भाग कर नंदिनी के लिए अच्छा वर तलाश करने लगा, पर जहाँ वर अच्छा मिलता और वहाँ खानदान अच्छा नहीं मिलता, और जहाँ खानदान अच्छा मिलता वहाँ वर अच्छा नहीं मिलता। बहुत दौड़ भाग के बाद विभूति ने नंदिनी का रिश्ता तय कर दिया। नंदिनी का ससुर अशोक कुछ महीने पहले ही रिटायर हुआ था। उसके 2 बेटे थे। बड़ा बेटा सुधीर उधर ही बैंक में कैशियर के पद पर काम करता था, जबकि छोटा बेटा पवन उदयपुर के एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। उसी से नंदिनी का रिश्ता तय हुआ था। अशोक की पत्नी की मौत हो चुकी थी। वह पवन की कुछ गलत आदतों से चिंतित था। जब नंदिनी जैसी होनहार वह पढ़ी लिखी लड़की के साथ शादी हो जाएगी तो पवन सभी बुरी आदतों को भूल जाएगा। इसीलिए अशोक चिंता से कुछ मुक्त हुआ। विभूति ने धूमधाम से नंदिनी की शादी की, दहेज भी खूब दिया। विदाई के बाद वे दोनों घर में अकेले रह गए। जब नंदिनी पहली बार ससुराल आई तो उसे ससुराल में जितना प्यार मिलना चाहिए था नहीं मिला। वह मायूस हो गई। नंदिनी की जेठानी का बर्ताव उसके प्रति अच्छा नहीं था, ना ही उसके पति का बर्ताव अच्छा था। शादी होते ही पवन उदयपुर में नौकरी पर चला गया। वह नंदिनी को साथ नहीं ले गया था। जब नंदिनी दोबारा ससुराल आई तो ससुर अशोक का विचार था कि बहू पवन के साथ रहे, लेकिन पवन उसे अपने साथ नहीं रखना चाहता था। जब अशोक ने पवन को समझाया, वह उसको भला बुरा कहा, तब जाकर मजबूरी में वह नंदिनी को अपने साथ ले गया। उदयपुर में वे किराए के मकान में रहने लगे। पवन की सबसे बुरी आदत थी जुआ खेलना व शराब पीना, जिससे वह घर पर हमेशा रात तक पहुंचता था। इस बात से नंदिनी बहुत परेशान थी। पवन की तनख्वाह भी जुए व शराब में खर्च होने लगी थी, इसीलिए महीने के अंत में कुछ नहीं बच पाता था। एक दिन ससुर अशोक अचानक उदयपुर पवन के घर पहुंच गया। उस समय नंदिनी पेट से थी। बहू नंदिनी की ऐसी दयनीय हालत देखकर अशोक ने रोते हुए कहा, बेटी, मैं तेरा गुनहगार हूँ। मेरी वजह से तेरी यह हालत हुई है, मुझे माफ़ कर देना। नंदिनी ने अपने ससुर को समझाते हुए कहा, इसमें आपका कोई कसूर नहीं है, आप मत रोइए। मैं आपके बेटे को सुधार नहीं सकी। मैंने पूरी कोशिश की लेकिन नाकाम रही। अशोक बेमन से लौट गया। नंदिनी की ऐसी हालत देखकर वह दुखी था। इसी गहरी चिंता की वजह से एक दिन अशोक को अचानक हार्ट अटैक आ गया और उसकी मौत हो गई। पर अशोक की मौत से पवन की जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आया। समय पंख लगाकर उड़ने लगा। नंदिनी के एक बेटा हो गया जो अब 5 साल का हो गया था। नंदिनी सिलाई करके अपना घर खर्च चला रही थी। कुछ महीने बाद पवन की नौकरी छूट गई, क्योंकि वह हमेशा शराब पीकर ऑफिस जाने लगा था। इसीलिए कंपनी वालों ने उसे नौकरी से निकाल दिया। उसको घर बैठे 1 महीना बीत गया। एक दिन पवन ने नंदिनी के सोने के कंगन चुराकर बाजार में बेच दिए। जब नंदिनी को पता चला तो दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा हुआ। उसने नंदिनी को मारा पीटा। एक दिन पवन घर देरी से पहुंचा। उस समय नंदिनी पवन के आने का इंतजार कर रही थी। पवन ने बहुत ज़्यादा शराब पी रखी थी। आज वह जुए में रुपए हार गया था। आज उसका नंदिनी से कुछ और चीज़ छीनने का इरादा था। पवन के आते ही नंदिनी ने थाली में खाना रख दिया। इसके बाद वह सोने के लिए जाने लगी कि तभी पवन ने नंदिनी का हाथ पकड़ कर कहा, नंदिनी रुको, मुझे तुमसे एक बात कहनी है। वह समझ गई कि आज इसका नया नाटक है। फिर भी उसने पूछा, क्या बात है? पवन ने कहा, तुम मेरे पास तो आओ।
नंदनी उसके पास आकर बोली, मुझे नींद बहुत आ रही है, क्या बात करनी है जल्दी कहो। पवन ने नंदनी का हाथ पकड़कर बड़े प्यार से कहा, मैं जो तुमसे मांगना चाहता हूँ वह मुझे दोगी क्या? नंदनी ने कहा, क्या चाहिए आपको? मेरे पास देने लायक ऐसा कुछ भी नहीं है। पवन ने नंदनी को समझाते हुए कहा, मैं आज रुपए जुए में हार गया हूँ। वे रुपए में दोबारा जीतना चाहता हूँ, इसीलिए मुझे तुम्हारी खास चीज़ की ज़रूरत है। नंदनी ने कहा, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? आपने तो जुए और शराब में सब कुछ बेच दिया है, अब क्या बचा है? मुझे बेचना चाहते हो क्या? पवन ने बड़े प्यार से कहा, तुम भी कैसी बातें करती हो? मैं तुम्हें कैसे बेच सकता हूँ? तुम तो मेरी धर्म पत्नी हो। मुझे तो तुम्हारा वह चैन चाहिए। नंदनी ने गुस्सा जताते हुए कहा, आपको कुछ शर्म आती है कि नहीं? यह चैन मेरी दादी की अंतिम निशानी है, मैं इसे किसी को नहीं दे सकती। कुछ दिन पहले आपने मेरे सोने के कंगन बेच दिए, मैंने कुछ नहीं कहा, अब कुछ तो शर्म करो। अब कुछ भी कर ले, मैं नहीं दूंगी। मैं तेरी फालतू बकवास नहीं सुनना चाहता हूँ। इसके बाद पवन ने नंदनी का हाथ पकड़कर मरोड़ दिया। नंदनी जोर जोर से चिल्लाने लगी। नंदनी के चिल्लाने से मोहल्ले वाले वहाँ इकट्ठा हो गए तो पवन उन सबके सामने नंदनी पर बदचलन होने का आरोप लगाने लगा। नंदनी ने रोते हुए कहा, आपको झूठ बोलते शर्म नहीं आती? मेरा कसूर इतना सा था कि मैंने अपना चैन आपको नहीं दिया। नंदनी की ऐसी हालत देखकर मोहल्ले वालों की आंखों में आंसू आ गए। सभी पवन को भला बुरा कहने लगे। पवन ने उन्हें गालियां देते हुए दरवाज़ा बंद कर लिया और दोबारा नंदनी को पीटने लगा। नंदनी ने अपने पापा को फ़ोन लगाया तो पवन ने उसके हाथ से मोबाइल छीनकर फर्श पर फेंक दिया, जिससे मोबाइल फ़ोन टूट गया। पवन ने नंदनी को फिर बुरी तरह से मारा, जिससे वह बेहोश हो गई। पवन उसके गले से चैन खींचकर रात को ही घर से गायब हो गया। जब अचानक रात को नंदनी के बच्चे की नींद खुली तो माँ को अपने पास ना पाकर वह रोने लगा और बरामदे में चला आया और उसके पास बैठ गया। जब नंदनी को होश आया तो उसने अपने बेटे को गले से लगा लिया। नंदनी ने पाया कि उसके गले का चैन गायब था। वह समझ गई थी कि पवन ले गया है। उसने घड़ी की तरफ देखा, सुबह के 4 बज चुके थे। नंदनी ने कुछ सोचते हुए अपने बेटे को साथ लिया और घर से निकल गई। पड़ोस की एक औरत से मोबाइल मांगकर अपने पापा को फ़ोन लगा दिया। पापा से बात करके नंदू सीधे रेलवे स्टेशन की तरफ भागी। वह प्लेटफॉर्म के फ्लाईओवर की सीढ़ियों पर अपने पापा का इंतज़ार करने लगी। जब विभूति की नज़र बेटी नंदू पर पड़ी तो वह बोला, नंदू तुम यहाँ ऐसी हालत में? नंदनी ने देखा कि इस अनजान शहर में कौन नंदू कहकर पुकार रहा है। जब उसने नज़र उठाकर देखा तो सामने पापा खड़े थे। वह जल्दी से दौड़ते हुए अपने पापा के गले लगकर रोने लगी। विभूति ने हिम्मत से काम लेते हुए अपने आंसुओं पर काबू पाते हुए कहा, बेटी नंदू आंसू मत बहा, मैं तुझे लेने ही आया हूँ, चल घर चलते हैं। उस समय प्लेटफॉर्म पर दूसरे मुसाफिरों ने पिता व बेटी को इस तरह आंसू बहाते हुए अनमोल मिलन व अनोखा प्यार देखा तो सभी भावुक हो गए। विभूति अपनी बेटी व नाती को लेकर आ गया। नंदनी के साथ पवन ने जो जोर जुल्म किए थे सब माता पिता को बता दिया। विभूति ने कुछ महीनों बाद ही बेटी का तलाक करवा दिया और नई जिंदगी की शुरुआत करने लगे। दोस्तों, ये कहानी यही समाप्त हो गई। कहानी पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें। नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली नई कहानी से।